आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमाइंस का हमारे पास माइंड मैप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सभी को पता है कि RCOH होता है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहां पर अगर मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल लगा दूं तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि इसके पास यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। उस वाले केस में अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखोगे आप तो ये वाला कार्बन जो है टर्सरी ब्यूटाइल में कुछ नहीं होगा, बट ये वाला कार्बन COH में बदल जाता है, डाइमर की फॉर्म में रहता है अगर मीडियम गैसियस या एप्रोटिक रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ही बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अपन तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है सेम मॉलिक्यूल के साथ, बट आप जब सॉल्युबिलिटी की बात करो तो जो सॉल्वेंट के साथ उसका किस तरीके से अट्रैक्शन है उस बात पर डिपेंड करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमाइंस का हमारे पास माइंड मैप है। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ रहता है, बट लेक्चर लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है उसको एमाइंस में ले लिया है, जिससे कि हमारे पास लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ना रहे। ठीक है, इस वाले चैप्टर को भी अपन 1 आवर के आसपास में ही कवर करेंगे क्योंकि माइंड मैप है तो उसी तरीके से हमारे पास, जिससे कि कम से कम टाइम में आपके पास सारी रिएक्शंस आप रिवाइज कर सको। ठीक है, ये माइंड मैप आपके बोर्ड्स के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सभी के लिए, अगर आपको कम टाइम में चैप्टर को रिवाइज करना है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में आपको जब कभी भी कम मतलब आपका कोई एग्जाम आ रहा है, कोई टेस्ट वगैरह आ रहा है जिसके सिलेबस में आ रहा है, तो उससे पहले आप ये रिवाइज कर सकते हो। इस लेक्चर की हेल्प से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दोनों ही पार्ट इंक्लूडेड है, एल्डिहाइड कीटो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड भी और साथ ही साथ में हमारे पास एमाइंस भी। तो सबसे पहले अपन इसमें जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हमारे पास एमाइंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सभी को पता है कि RCOH होता है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास RCOOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी वजह से अगर मैं यहां पर देखूं रेजोनेंस के साथ, तो यहां पर जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो RCO- और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड OH, जो कि लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है सेकंड वाली। इसलिए यहां पर जो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं इस A और B की, तो यहां पर B बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी A से। क्लियर है? साथ ही साथ में हम ये भी बोलेंगे कि दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। बट अगर मैं बात करूं हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की, तो कार्बोक्सिलेट आयन होता है हमारे पास RCOO-, तो यहां पर भी हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। और इस रेजोनेंस में खास बात यह है हमारे पास, इस रेजोनेंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जब आप रेजोनेंस करवा रहे हो तो यहां जो रेजोनेंस होगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि यहां से जब आपने इस तरीके से रेजोनेंस करवाया तो RC यहां पर O- और ये आ गया डबल बॉन्ड O। तो अगर इस बॉन्ड लेंथ को मैं A और इस बॉन्ड लेंथ को B बोलूं तो यहां पर A = B होगा, A = क्या होगा, B होगा। साथ ही साथ में अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन के, तो इसकी रिएक्टिविटी कम रहने वाली है क्योंकि OH का क्या लगता है यहाँ पर +M लगेगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। क्लियर है? चलिए अब अपन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड अपन सबसे पहले जो हमारे पास ट्राई एलाइड्स हैं उनके अपन हाइड्रोलिसिस से कर सकते हैं। तो OH- XX तीनों हटेंगे, 3 OH आएंगे, 3 OH से H2 रिमूव होकर यहां पर बन जाएगा। अब मीडियम बेसिक है इसलिए यहां पर सॉल्ट रहेगा, तो उसको एसिड मीडियम के साथ क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यहां पर अगर मान लीजिए RCH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सभी अपन डिस्कस कर चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या मिल जाएगा अपन को, RCOOH मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर हमारे पास प्रिपरेशन मेथड में, तो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन है, तो एल्काइल बेंजीन से अपन बेंजीन है उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका अगर KMnO4 के साथ या K2CR2 के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो भी एल्काइल ग्रुप है सब पहला ही कार्बन किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर अगर मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल लगा दूं तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि इसके पास यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। उस वाले केस में अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखोगे आप तो ये वाला कार्बन जो है टर्सरी ब्यूटाइल में कुछ नहीं होगा, बट ये वाला कार्बन COH में बदल जाता है। क्लियर है? RMGX के साथ अपन अगर RMGX की रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ कराता हूं तो हमारे पास यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, H+, तो यहां आपको RCOOH मिल जाएगा। सेम चीज अगर मैं यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो दे रखा है नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल का अपन ने लास्ट चैप्टर में भी बात की है कि साइनाइड
RCN का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उससे अपन को एमाइड मिलता है, बट अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको बोला जाए तो उससे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर अगर अपन बात करें हमारे पास, तो नेक्स्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव हमारे पास कौन कौन है, एसिड डेरिवेटिव यहां पर दे रखा है हमारे पास, एसिड एलाइड है। क्लियर है। साथ साथ में हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, एमाइड है, और साथ ही साथ में हमारे पास एस्टर है। अगर मैं इसको यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड लिखूं यहां पर, और जेड हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जेड हो सकता है हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स एलोजन, या ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एनहाइड्राइड बन जाएगा, या यहां पर आ गया हमारे पास ओ एक्स एस्टर बन जाएगा, या NH2 एमाइड बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो अगर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये कि H प्लस या OH माइनस एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, वो डिपेंड करेगा हमारे पास कि यहाँ पर कौन सा लिविंग ग्रुप है यहाँ से। क्लियर है। तो उसके साथ रिएक्शन करूंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा अपन को, RCOOH मिल जाता है। क्लियर है। अब यहां पर बात करूं तो डिपेंड ये करेगा कि यहां Z जो है OH से रिप्लेस हो रहा है, तो ये जो Z है अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हमारे पास Z रहता है X तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी मीडियम में इजीली एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, इजीली हमारे पास ये रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि हैलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। सेम एनहाइड्राइड में भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और इसमें इजीली हो जाता है। अब बात आती है OX नहीं है, OR है। किसकी बात करें अपन, OR की। तो OR मतलब जैसे ही एस्टर आएगा, तो एस्टर में अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसको अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, बेसिक मीडियम में करते हो तो सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, और न्यूट्रल मीडियम में जनरली नहीं होता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर बात करोगे। एमाइड्स का हाइड्रोलिसिस भी अगर आप करोगे तो हमारे पास जनरली ये जो हाइड्रोलिसिस होता है ये आपका एसिडिक मीडियम में ही होता है। बेसिक मीडियम अगर बहुत ज्यादा रखा तो ये बेसिक, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर सॉल्ट बना लेगा RCONH माइनस। तो यहाँ पर अगर मैं H3O प्लस करता हूं, क्योंकि अभी अपन ने बात की है यहाँ पर कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब साइनाइड का करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपन को, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं पर अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड मिलता है। एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा अपन को, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां मिल जाएगा RCOOH। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये सभी रिएक्शन जो है हमारे पास ये SNAE रिएक्शन के एग्जांपल्स है। SNAE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन होगा देन एलिमिनेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बोक्सिलेशन से। तो कार्बोक्सिलेशन अगर हम BF3 के साथ रिएक्शन करवाए CO की एल्कोहल के साथ तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लैब मेथड है हमारे पास, ये नेम से ही आएगा अगर आता है तो हमारे पास डायरेक्टली, कि अगर मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में अगर मैं करवाता हूं तो अपन को यहां पर फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। बट अगर यहीं पर मैं एब्सेंस में कराता हूं ग्लिसरॉल के तो यहां पर अपन को H2O CO2 प्लस CO मिलेगा। मतलब सिंपल हीटिंग कर रहे हो तो H2O रिमूव कर दीजिए, उसके बाद दो गैस जो CO2 और CO बचेंगी वो हमारे पास यहां पर मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो हमारे पास डाइमर की फॉर्म में रहता है अगर मीडियम गैसियस या एप्रोटिक रहता है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ही बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसलिए डाइमर की फॉर्म में रहता है। आपने लिक्विड सॉल्यूशन में भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे जहां पर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वहां पर भी। क्लियर है। बट अगर यहीं पर मैं वाटर में कर दूं या प्रोटिक सॉल्वेंट में कर दूं तो फिर ये सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और उस वाले केस में मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी बात करूं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहां से तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है हमारे पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हो और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाए। तो अगर हमारे पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट या मास के लिए अगर अपन देखें तो अब पॉइंट ये आता है, चलो उस वाले केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद एल्कोहल, देन एमाइंस, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, देन ईथर और देन एल्केन्स। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, देन इसमें, देन इसमें। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहती है, यहाँ पर हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है, बट इसमें की पोलरिटी ज्यादा है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड की वजह से। यहाँ पोलरिटी थोड़ी कम है और एल्केन्स में तो हमारे पास होती नहीं पोलरिटी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। पॉइंट ये रहता है हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कब हमारे पास यहां पर जो
कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है या नहीं। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का कैसे पता चलेगा आपको, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स को काउंट करना है आपको। हाइड्रोजन कभी भी काउंट नहीं करिएगा, हाइड्रोजन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर जो हेटेरो एटम है वो भी फ्लोरीन क्लोरीन तक, सल्फर वगैरह इनको देख सकते हो। बट अगर ब्रोमीन आयोडीन आ गए तो उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्लस कार्बन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इथाइल एल्कोहल और इथाइल क्लोराइड, तो वो दोनों कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। तो वहां पर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि एल्केन या एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अब आती है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखा जाए हमारे पास, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर ये मतलब बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कर सकता है। एक तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी वजह से करेगा। दूसरा ये OH बॉन्ड है, इसकी वजह से करेगा। तीसरा CO बॉन्ड है, मतलब ये CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इसकी वजह से करेगा। फोर्थ आता है हमारे पास COH की वजह से करेगा। और फिफ्थ आता है हमारे पास कि ये एल्काइल पार्ट है, ये भी केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। तो ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यू टू COOH ग्रुप, और नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी कि जो R पार्ट है उसकी वजह से। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन की, तो एसिडिक हाइड्रोजन में ये हमारे पास मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, H2 गैस दे देगा। यहां पर NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है। NaOH के साथ एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, फिनोल करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह कि ये NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करके यहां पर CO2 गैस दे देगा, जबकि ये वाला जो है NaCO3 बाइकार्बोनेट के साथ फिनोल नहीं देता है। फिनोल के कुछ डेरिवेटिव दे देंगे, जैसे डाइनाइट्रो हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो, पिक्रिक एसिड वो दे देगा। पैरानाइट्रोफिनोल भी दे देता है, बट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नॉर्मल फिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल हमारे पास नहीं देता है। क्लियर है। तो इस वाली रिएक्शन की हेल्प से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यू टू OH ग्रुप की। हमारे पास अगर रिएक्शंस की बात करें तो ड्यू टू OH में हमारे पास सबसे पहले वही फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, तो जैसे एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है सेम उसी तरीके से PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCOCl H3PO3। वहां पर एल्कोहल में ROH होता था तो RCl बनता था। यहां पर RCOOH है तो RCO वाला पार्ट सेम, OH हट के क्या लग गया Cl, सेम PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। यहां पर भी जब अपन RCOCl बनाना है यानी कि एसिड हैलाइड बनाना है, तो उसका बेस्ट मेथड हमारे पास, जैसे वहां एल्कोहल में था थायोनिल क्लोराइड के साथ, यहां पर भी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड है, यही बेस्ट होता है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCOCl। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास गैसेज है, SO2 और HCl जो साइड प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, गैसियस है, इस वजह से हमारे पास ये बेस्ट मेथड रहता है। एस्टरिफिकेशन अपन ऑलरेडी एल्कोहल में कर चुके हैं कि जब हमारे पास एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है। इसके अलावा हमारे पास फिनोल भी ये रिएक्शन कर देता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें सारी प्रॉपर्टीज अपन बात कर चुके हैं। डिहाइड्रेशन वाली जो बात है हमारे पास, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो रहता है वो जनरली P2O5 वगैरह यूज कर सकते हैं अपन। कंसंट्रेट H2SO4 भी होता है। तो अगर RCOOH दे रखा है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और P2O5 दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, एनहाइड्राइड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR, क्योंकि P2O5 बहुत तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 रिमूव करेगा। ठीक है। ये जो P2O5 है ये एमाइड का भी डिहाइड्रेशन कर देता है, RCONH2, और यहाँ पर भी अगर आपको कभी P2O5 दे रखा है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ क्या बनेगा, RCN। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद एमाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सॉरी एमाइन मतलब अमोनिया। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ अब इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बेस है, ये एसिड है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन करा रहा हूं तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। क्लियर है। बट अगर यहां पर मैं हीट करवा देता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एमाइड। क्या मिलेगा, एमाइड। अब यहीं पर मजे की बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं ये रिएक्शन करवाता हूं, यहां पर RCOOH के साथ ये रिएक्शन करवाई मैंने, तो चाहे मेरे पास SOCl2 PCl5 PCl3 सबकी रिएक्शन करवाई हुई है अपन ने, अभी जस्ट की है, तो यहां पर RCOCl बनेगा। तो अगर मैं NH3 के साथ करा रहा हूं तो मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्ट बनेगा, देन हीट करवाने के बाद एमाइड मिलेगा। बट अभी हमारे पास यहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, तो अगर नॉर्मली NH3 की रिएक्शन करा रहे हो तो हीट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एमाइड मिल जाता है, RCONH2 विल फॉर्म। क्लियर है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर हमारे पास ये
थैलिक एसिड दे रखा है, इसकी रिएक्शन अगर करवाऊंगा तो वही सॉल्ट बनेगा। हीट करने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, थैलेमाइड, ध्यान रखिएगा, थैलेमाइड, CONH2 CONH2। अब इसकी अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमारे पास थैलीमाइड मिलता है, जो कि गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस में भी यूज होगा, जो अपन आगे एमाइंस वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो ये थैलीमाइड है, ये थैलेमाइड है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हमारे पास जब एमाइड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन आती है बैकमैन रीअरेंजमेंट। एमाइड्स की अगर अपन बात करें, हमारे पास एमाइड यहां पर फॉर्म हुआ था, एमाइड के अपन हाइड्रोलिसिस वगैरह की भी बात की है। तो एमाइड के हमारे पास अगर मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ जैसे कंसंट्रेट H2SO4 P2O5 या THCl वगैरह आ गए, तो यहां पर हमारे पास रीअरेंज होके एक प्रोडक्ट बनता है जो रहता है 2 डिग्री एमाइड। इस रिएक्शन को बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो यहां से माइग्रेट करेगा वो कौन सा माइग्रेट करेगा, OH ग्रुप के अपोजिट वाला, एंटी ग्रुप टू OH अंडरगो माइग्रेशन, क्लियर है। लिविंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। यहां पर जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना अच्छा हमारे पास क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जब माइग्रेशन होगा यहां से अल्काइल पार्ट का, तो वो हमारे पास RDS रहता है। इसमें एंटी ग्रुप ही माइग्रेट इसलिए करता है क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप नहीं, क्योंकि ये बेटर ओवरलैपिंग होती है यहां पर, क्योंकि यहां पर इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो तभी ओवरलैप अच्छे कर सकते हैं जब उसके एंटी पेरिप्लेनर होगा, फॉर बेटर ओवरलैपिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल। तो कार्बोनिल वाले में हमारे पास अगर बात करें तो इसकी रिडक्शन की रिएक्शन है, तो इसका रिडक्शन BH3 के साथ कर सकते हैं, BH3 या LiLH4 के साथ। तो यहां पर क्या मिलेगा, एल्कोहल। और अगर रेड फॉस्फोरस HI के साथ करा देता हूं तो एल्केन मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि BH3 बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि जो BH3 है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को रिड्यूस करता है। यहां पर अगर मैं मेन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूं, वो हमारे पास है एक एमाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता है, क्लियर है। क्योंकि BH3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए। तो यहां पर प्लस M ज्यादा OH और NH2 का ही इतना सफिशिएंट रहता है, NH2 या N नाइट्रोजन का, जो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इसके को कम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यू टू COH ग्रुप। तो यहां पर मेनली जो रिएक्शन है वो ड्यू टू, मतलब जो हमारे पास रिएक्शन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एलिमिनेशन। तो कब कब हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अगर आपके पास जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड दे रखा है, बीटा पर कीटो RC डबल बॉन्ड O CH2 और यहां पर क्या दे रखा है COOH, अगर ये दे रखा है तो ये अल्फा ये बीटा, तो इसको अगर हीट करोगे तो सिंपल हमारे पास CO2 निकल जाएगा। इसमें भी जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक CO2 निकल जाता है। बीटा गामा अनसैचुरेटेड दे रखा है, यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। अल्फा बीटा वाला जो है जब आप इसको हीट करते हैं तो ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, बीटा गामा में, और देन फिर हमारे पास क्या हो जाता है, CO2 रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाता है, क्लियर है। सोडा लाइम प्रोसेस, ये अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है। सोडा लाइम प्रोसेस हमारे पास, इसमें भी CO2 का रिमूव होता है। इसी में हमारे पास आता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ बीटा कीटो एसिड। एक तो बीटा कीटो एसिड का हीट करोगे तो भी हमारे पास क्या होगा, डीकार्बोक्सिल। एक इसका अगर सॉल्ट दे रखा है, जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, तो यहां पर भी इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अब इसका जो इंटरमीडिएट रहता है वो रहता है एनायन। तो जितना ज्यादा ये एनायन स्टेबल रहेगा उतनी ज्यादा हमारे पास इजीली क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां पर आपको ये देखना है कि एनायन की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी तरीके से होगी, क्लियर है। यहां पर अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो वो आप बहुत इजीली देख सकते हो हमारे पास, क्लियर है, कि जितना ज्यादा एनायन स्टेबल रहेगा उतना है। और रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, सॉल्ट पर ही डिपेंड करेगी, क्लियर है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही है RDS स्टेप में, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है इसी की। तो यहां पर आता है विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसको आप हीट करते हो, विसिनल, विसिनल मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एडजेसेंट पर ये आ गया CH2, यहां पर CH2 और यहां पर आ गया COOH और ये COOH। तो अगर आप इनको हीट करते हो तो हमारे पास क्या मिलेगा, आपको एनहाइड्राइड मिलेगा, H2 निकल जाएगा मतलब, तो क्या मिल जाएगा आपको, एनहाइड्राइड। यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि कई बार वो सिस और ट्रांस देगा, तो इसमें अगर मान लीजिए यहां पर स्टेरिक मतलब वो अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगा दे और ट्रांस विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसने दे दिया, तो उस वाले केस में एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या दे दिया हमारे पास, ट्रांस दे दिया। सेम चीज अगर
साइक्लोहेक्सेन वगैरह या साइक्लिक कंपाउंड दे दिया और वहां पर भी ट्रांस दे रखा है, तो वहां पर भी वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अगर दे रखा है तो एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में हमारे पास यहां पर एनहाइड्राइड वगैरह फॉर्म नहीं हो पाएगा, सॉरी एनहाइड्राइड नहीं, मतलब यहां पर एस्टरिफिकेशन नहीं हो पाता क्योंकि एल्फा हाइड्रोक्सी जब है तो उस वाले केस में हमारे पास देखिए ये क्या है, आर सी, ये आ गया हमारे पास ओ एच और यहां पर आ गया एच, ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये दे रखा है हमारे पास। तो एल्फा हाइड्रोक्सी में यहां पर अगर एस्टरिफिकेशन कराओगे तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, इसलिए एस्टरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास एक और आएगा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर सी ओ एच और यहां पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आ जाएगा सी एच, ये आ गया ओ एच और यहां पर आ गया हमारे पास आर। तो ये दोनों मिलके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव होंगे यहां से, माइनस H2O 2H2O, 2 मॉलिक्यूल में से 2 H2O जाएगा, यहां से ये H, यहां से ये OH चला गया, मान लीजिए यहां से ये H, सॉरी ये OH और यहां से ये H चला गया, तो हमारे पास जो रिंग बनेगी वो बन जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर रिंग में हमारे पास क्या रहेगा, एक कार्बन है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, क्लियर। देन इस कार्बन पर हमारे पास यहाँ पर R प्रेजेंट है और यहाँ आ गया ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH, यहाँ पर इसके साथ R जुड़ा हुआ है और यहाँ आ जाएगा ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। सेम चीज अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दे रखा है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अगर आपको, इसमें तो बहुत सिंपल है कि सिनेमिक एसिड भी बनाते हैं अपन, RCHOH, यहाँ पर आ गया CHH और C डबल बॉन्ड OOH। तो अगर इसकी हीटिंग दे रखी है, बीटा हाइड्रोक्सी अगर हीटिंग दे रखी है तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और क्या मिल जाएगा अपन को, RCH डबल बॉन्ड CH COOH। उसके अलावा अगर गामा एंड हाइयर हाइड्रोक्सी एसिड दे रखे हैं तो इस वाले केस में हमारे पास सभी में क्या बन जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है और साथ ही साथ में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन। यहां पर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग बनती है जो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। लास्ट रिएक्शन आती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है हमारे पास HVZ रिएक्शन। कौन सी है हमारे पास, HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है हेलोजन से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास कब रिएक्शन होगी, तो एक रेड फास्फोरस प्लस X2, X यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन, तो हमारे पास रिएक्शन होगी अल्फा। टोटोमेरिज्म के मतलब टोटोमेरिज्म होते हुए रिएक्शन होती है, इसीलिए हमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर का आता है हमारे पास, वो है एमाइंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास हो गया आता है एमाइंस। तो अगर मैं एमाइंस की बात करूं हमारे पास, तो एमाइंस में जो मेन है हमारे पास, तो क्लासिफिकेशन तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन में अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अमोनिया हो गया 1 डिग्री हमारे पास, अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री एमाइन, अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री एमाइन। स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो पिरामिडल ज्योमेट्री रहती है। इसका बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास 109 डिग्री है, उसके आसपास, उससे इवन कम ही रहता है हमारे पास अगर देखा जाए पिरामिडल। ये आर ग्रुप है इसलिए बड़ा हो जाता है, अगर तीनों आर है 3 डिग्री है तो हमारे पास बड़ा आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाता है। बट अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो आपको पता है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 के आसपास रहता है, क्यों, एक लोन पेयर आ जाता है। अगर H2O हो जाता है तो उसका और भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बट यहां पर अगर तीनों आर ग्रुप है तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाता है, और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास रिडक्शन मेथड्स। तो रिडक्शन मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर मैं रिडक्शन करूं तो उससे हमारे पास यहां पर बन जाएगा RNO2 SNHCl या FeHCl या H2O के साथ PD वगैरह PT वगैरह यूज करेंगे तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। अमोनोलिसिस है, अमोनोलिसिस वाली जो रिएक्शन है अपन ने सेम रिएक्शन की हुई है एल्काइल हैलाइड में, सेम अपन ने रिएक्शन कहां पर की हुई है,
एल्काइल एलाइड में ये सेम रिएक्शन की हुई है, तो अमोनोलिसिस ये आ गया हमारे पास। RX की रिएक्शन NH3 के साथ कराएंगे तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद NaOH के साथ RNH2 बन जाता है। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट भी बनते हैं, अगर आप आगे रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आपको R2NH भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? R2NH भी मिलता है, R3N भी मिलेगा, R2NH भी मिलेगा, R3N भी मिलेगा, एंड इवन हमारे पास R4N प्लस और X माइनस भी मिलता है, R4N प्लस और X माइनस मिलेगा। तो अगर आपको मान लीजिए हमारे पास क्या चाहिए, 1 डिग्री एमाइन ही चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, 1 डिग्री एमाइन, तो 1 डिग्री एमाइन तब मिल रहा है जब हमारे पास NH3 के साथ RX रिएक्ट करे। NH3 RX के साथ कौन रिएक्ट करे? NH3। तो अगर आप NH3 को एक्सेस में लोगे, NH3 को अगर एक्सेस में लोगे तो RX के साथ ही ये जो NH3 है वो रिएक्ट करेगा, क्लियर है, और इससे डिग्री ऑफ एमाइन नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपके पास मान लीजिए NH3 कम हुआ तो RX ज्यादा हुआ, तो RX यहां पर देखिए ये 1 डिग्री एमाइन है, इस पर वापस से RX करेगा तो H हटके दूसरा R आ रहा है एक, और इसके ऊपर अगर RX ने अटैक किया तो 3 डिग्री एमाइन बन जाएगा, ऐसे डिग्री बढ़ता है। तो अगर आपको 1 डिग्री एमाइन चाहिए मेनली तो आपको NH3 अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, तो H2Ni के साथ या फिर NaHG और C2H5OH के साथ कर सकते हो। ये जो C2H5OH वाली जो रिएक्शन है इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, ये हमारे पास मेंडियस रिडक्शन है, क्लियर है। तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा सिंपल। उसके बाद आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो LiLH4 से अपन ये कर सकते हैं हमारे पास रिडक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करोगे, मान लीजिए RNC दे रखा है और उसका आपने रिडक्शन किया, LiAlH4 आ गया, या फिर हमारे पास H2Ni या H2PD वगैरह आ गया, तो उस वाले केस में आपको क्या मिल जाएगा, RNH और CH3, मतलब इस वाले केस में आपको 2 डिग्री एमाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? 2 डिग्री एमाइन, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन में अब इंपॉर्टेंट कुछ नेम रिएक्शंस आने वाली है, जिसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, HBDR, क्लियर है। तो उसमें हमारे पास और बाकी कर्टियस वगैरह रिएक्शन आएंगी, सिमेट रिएक्शन आएंगे। तो यहां पर हमारे पास एक कॉमन स्टेप आता है, वो आता है नाइट्रीन फॉर्मेशन। तो नाइट्रीन फॉर्मेशन हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास ये बनेगा RCO के साथ में N नाइट्रोजन पर माइनस रहेगा और इसके साथ कोई एक लिविंग ग्रुप जुड़ा रहेगा। कौन जुड़ा रहेगा? लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा और देन R यहां से माइग्रेट होगा। यहां पर हमारे पास देखिए R यहां से माइग्रेट होकर इधर जाएगा। ये वाला स्टेप हमारे पास क्या रहता है? RDS रहता है। ये दोनों स्टेप इवन देखा जाए तो एक साथ ही होते हैं हमारे पास, क्लियर है। ये लिविंग ग्रुप का निकलना और RDS मतलब एल्काइल ग्रुप का माइग्रेट होना। ये है हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट, ये एल्काइल आइसोसाइनेट। ये सभी जो है मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास अभी HBDR रिएक्शन आएगी उसमें बनेगा, क्लियर है। तो जब कभी भी हमारे पास ये वाली कंडीशन आई कि यहां पर RCON- और लिविंग ग्रुप है तो ये निकलेगा और तुरंत हमारे पास नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन से एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट, तो कभी भी अगर हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो अगर आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारे पास तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनेगा 1 डिग्री एमीन, RNH2, ये 1 डिग्री एमीन बने। तो जिस जिस रिएक्शन में भी हमारे पास नाइट्रीन फॉर्म हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो 1 डिग्री एमीन मिलेगा। वो हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है अभी अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास HBDR, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास एक कार्बन कम मिलेगा, 1 कार्बन लेस एमाइड इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू एमाइड, मतलब एज कंपेयर टू एमाइड्स। जो हमारे पास स्टार्टिंग में एमाइड दे रखा है उससे एक कार्बन कम मिलेगा अपन को एमाइंस में, क्लियर है। तो इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, यहां से जो CO निकल जाए। अच्छा, कौन कौन रिएक्शन देता है हमारे पास? ये वो एमाइड्स रिएक्शन देंगे जो 1 डिग्री एमाइड हो, या फिर नाइट्रोजन पर अगर ब्रोमीन वगैरह है तो भी हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वहां पर भी हमारे पास नाइट्रोजन ब्रोमीन जुड़ेगा। बट अगर इस एमाइड का डिग्री 2 हुआ, N एल्काइल हुआ या NN डाई एल्काइल हुआ, यानी कि 3 डिग्री एमाइड हुआ, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं होगी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही बना सकते हैं अमाइन, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका भी इंटरमीडिएट क्या होता है? नाइट्रीन फॉर्मेशन, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री एमाइन, क्लियर है। तो यहां पर 4 मोल बेस यूज होते हैं, 1 मोल Br2 के, मतलब 1 मोल Br2, 1 मोल एमाइड्स के लिए, क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब 1 डिग्री एमाइन हमारे पास बनता है तो उसमें जो नाइट्रोजन एमाइन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, मतलब यहां नाइट्रोजन के साथ, वो सॉल्वेंट से आएंगे।
तो आपको मान लीजिए वहां पर कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लीजिए RCOND2 दे रखा हो यहां पर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क इससे पड़ेगा कि सॉल्वेंट में H2O दे रखा है D2O, अगर सॉल्वेंट में H2O है तो RNH2 बनेगा, अगर सॉल्वेंट में D2 है तो RND2 बन जाएगा। तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा, RD2 बन जाएगा। क्लियर, RND2। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास यहाँ NH2 है या ND2 है, कि हमारे पास H2O यूज हो रहा है सॉल्वेंट में या D2O यूज हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की लिमिटेशन ये है कि यहां पर एरोमेटिक नहीं बना सकते, जबकि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अपन एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही 1 डिग्री एमाइन बना सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड बिकॉज, क्यों नहीं देंगे, हमारे पास एरोमेटिक नहीं बना सकती क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। और वो कब जरूरत पड़ेगी, इस वाले स्टेप में। यहां पर हमारे पास ये अभी जो मैं बात कर रहा था ये थैलिमाइड है, थैलिमाइड की रिएक्शन जब बेस के साथ कराओगे तो यहां पर N- बनेगा और साथ में क्या आएगा K+। ये N- जो है इस RX पर अटैक करता है, तो यहां पर जो अभिक्रिया रिएक्शन होती है वो हमारे पास होती है SN2। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। तो यहां से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास ये एलिफेटिक है। अगर ये एरोमेटिक हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और देन हमारे पास इसका हाइड्रोलिसिस करके आगे अपन को क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। क्लियर है, RNH2 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस हैं जिनमें अपन को नाइट्रीन वगैरह मिलेगा वो है हमारे पास कर्टियस रिएक्शन, लॉसन रिएक्शन एंड सिमिट रिएक्शन। तो ये हमारे पास कर्टियस रिएक्शन में क्या आता है, RCOCl NaN3। तो Cl के साथ N3 जो है रिप्लेस करेगा, यहां पर क्या बन जाएगा RCON3। N3 में से N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो बन जाएगा, और यहां पर इंटरमीडिएट वही सेम नाइट्रीन अल्काइल आइसोसाइनेट, उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। सेम चीज हमारे पास लोशन रिएक्शन में भी होने वाली है। तो यहां पर अगर बात करें लोजन रिएक्शन में, तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में हम ये लोजन रिएक्शन करवाते हैं। तो RCONHOZ इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा अपन को, RNH2। यहां पर क्या होगा, एसिडिक मीडियम है तो H+ इसके साथ अटैक ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, और यहां पर जैसे ही जुड़ेगा ये प्लस तो ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और यहां से हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट के थ्रू वापस से बन जाएगा। अच्छा, Z क्या क्या हो सकता है, H हो सकता है, OCOR हो सकता है, या OCOAR हो सकता है। बेसिक मीडियम में भी हमारे पास रिएक्शन होती है। तो अब ये जो बेसिक मीडियम है यहां पर हमारे पास क्या होता है, OH- जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहां पर माइनस बनेगा, और देन N- बनते ये Z हमारे पास लिविंग ग्रुप रहेगा। Z क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप। ये देखिए हमारे पास ये दोनों क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो वही N- और लिविंग ग्रुप बनेगा, नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन के बाद एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, और देन हाइड्रोलिसिस के बाद 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी बना सकते हो, R या PH कोई भी। सिमिट रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन में हमारे पास यहां पर एजाइड आयन यूज करते हैं। सिमिट रिएक्शन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ N3S हाइड्रोजोइक एसिड यूज करते हैं, और देन हमारे पास RNH2 बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन। क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास इसकी बेसिक नेचर पर। तो बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बेसिक नेचर की बात करूं हमारे पास, तो बेसिक नेचर में हमारे पास क्या रहता है कि जो बेसिक नेचर है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, बेसिक नेचर डिपेंड करेगा हमारे पास कि इसका सॉल्वेशन किस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से लग रहा है, और हमारे पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो किस तरीके से काम करेगा। तो अगर गैसियस मीडियम में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 डिग्री ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर एक्वस मीडियम में पूछा जाए तो आपको डिपेंड करेगा कि अगर R स्मॉल है, R अगर स्मॉल है तो नंबर स्मॉल होगा यानी कि 2130, और अगर R लार्ज है, R लार्ज यानी कि R यहां पर स्मॉल का मतलब है R क्या हो, CH3। R लार्ज का मतलब ये है कि R क्या नहीं हो, CH3 ना हो, उसके अलावा कोई भी हो, मतलब C2H5 हो या प्रोपाइल वगैरह हो, कोई भी हो, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, C2H5NH2 यानी कि यहां बड़ा नंबर आ जाएगा 2310, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओवरऑल अगर बेसिसिटी की बात करूं हमारे पास, तो ये मैं जीओसी में भी बता चुका हूं आपको वैसे। तो यहां पर हमारे पास ओवरऑल बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा, एलिफेटिक एमाइंस है, एलिफेटिक एमाइंस, देन एमाइंस, एमाइंस या फिर यहां पर बोलोगे आप अमोनिया, अमोनिया, और देन क्या है हमारे पास, एरोमेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइन से ज्यादा हमारे पास एमिडीन्स और ग्वानिडीन आ जाएगा, और इनसे एरोमेटिक एमाइन से कम आएगा हमारे पास यहां पर एमाइड्स एंड सल्फोनेमाइड्स। एमाइड्स में ध्यान रखिएगा हमारे पास एरोमेटिक एमाइड मोर बेसिक होता है एलिफेटिक एमाइड से, उसका रीजन भी आपको पता होगा क्योंकि वहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। क्लियर है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या क्या आ रहा है यहां पर। अगर अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले RNH2 की केमिकल रिएक्शन में बात करता हूं। सबसे पहले हमारे पास कार्बिल एमाइन टेस्ट है जो कि ओनली 1 डिग्री एमाइन ही देता है। ये वाला जो टेस्ट है CHCl3KOH, ये सेम रिएजेंट अपन ने RTR रिएक्शन में भी यूज किया हुआ है। ये कौन देता है? ओनली 1 डिग्री एमाइन ही देता है। ये फाउल स्मेल रहती है, बहुत गंदी स्मेल रहती है इसकी। अगर कोई 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन है तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर RX के साथ रिएक्शन कराऊं, R-X के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। आगे अगर मैं रिएक्शन और कराता हूं तो 3 डिग्री एमाइन वगैरह बनता जाएगा। नेक्स्ट HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ROH, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास बाकी प्रोडक्ट भी बनते हैं जो अपन ने एल्कोहल में देखे हैं। एल्किन भी बन सकता है, एल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, नाइट्रो भी बन सकता है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर बन सकती है। 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन के साथ HNO2 अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर 2 डिग्री एमाइन है तो 2 डिग्री एमाइन के साथ क्या होगा? R2NH है, उसकी रिएक्शन अगर HNO2 के साथ कराओगे आप तो N डबल बॉन्ड O, तो यहां से H2O रिमूव होता है, मैकेनिज्म होती है प्रॉपर। और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ये H2O रिमूव होके यहां पर बन जाएगा R2N और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, और 3 डिग्री एमाइन के साथ सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। R-COCl के साथ यहां पर हमारे पास H है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पर अटैक करता है, यहां से Cl निकल जाएगा और एसाइलेशन हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसाइलेशन रिएक्शन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइन तो देते हैं, बट 3 डिग्री एमाइन ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। उसका रीजन ये है क्योंकि 3 डिग्री एमाइन के पास यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 3 डिग्री एमाइन ये वाली रिएक्शन नहीं देते। इसके अलावा हमारे पास इसकी एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एनिलीन दे रखा है हमारे पास, तो एनिलीन की रिएक्शन अगर Br2H2O के साथ करा रहे हो तो आपको यहां पर ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। सेम चीज आपने अगर देखियो, अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, Br2H2O हो या Br2 के साथ अगर H2O नहीं दे रखा है तब भी ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही बनता है। मतलब अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी रिएक्शन करवाओगे, क्योंकि NH2 का प्लस एम बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? यहीं पर अगर मुझे मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पहले NH2 के प्लस एम को कम करूंगा, CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और देन Br2CH3COH की रिएक्शन कराऊंगा, तो मेजर पैरा बनेगा, बाकी ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अपन नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 के साथ तो पैरा ऑर्थो के साथ साथ मेटा बनता है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि मेटा का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, 47%, ऑर्थो का जो परसेंटेज है वो 51% है। तो पॉइंट ये आता है कि सर मेटा इतना ज्यादा क्यों बन रहा है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर एसिड बेस रिएक्शन बनती होती है और जो NH3 प्लस सॉल्ट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, उसकी वजह से यहां पर मेटा प्रोडक्ट काफी ज्यादा बन रहा है। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन, अगर आपको ये चाहिए तो CH3COCl की रिएक्शन कराओ और उसके बाद फिर यहां पर आप क्या करवाओ? HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन कराओ। तो उस वाले केस में फिर से हमारे पास मेजर कौन सा बनेगा? ये, क्योंकि CH3COCl की रिएक्शन करवाने के बाद यहां पर इसका जो प्लस एम है या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, यानी कि बेसिसिटी, वो क्या हो जाएगी? कम। तो अब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी और देन वही सेम चीज हो जाएगी। H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो H2SO4 के साथ यहां पर जब रिएक्शन करवाओगे आप तो ये डायरेक्टली ये नहीं बनता है, इवन ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में भी रहता है हमारे पास। ये बनता है 443 केल्विन पर, अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली ये है, बाकी कुछ चेक भी कर लीजिएगा एक बार ये टेम्परेचर थोड़ा सा। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है? ज्यूटर आयन की फॉर्म में। ये NH3 प्लस और यहां पर क्या जाएगा? SO3 माइनस। यहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो ज्यूटर आयन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि एरोमेटिक एमाइन इतना ज्यादा बेसिक नहीं होता है। बट आप आगे आने वाले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे कि हमारे पास अगर एलिफेटिक एमाइन हो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर ज्यूटर आयन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो उतना ही एसिडिक है, बट जो नाइट्रोजन है अब वो मोर बेसिक होगा कंपेयर टू एरोमेटिक के, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, बट वहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। इसके बाद यहां पर दे रखा है CH3I के साथ या RX के साथ, यहां पर दे रखा है कि RX या RCOX के साथ, मतलब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात हो रही है कुल मिला के। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा एसिड बेस रिएक्शन के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा और देन वहां पर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट। तो डाइएजोनियम सॉल्ट आप सभी को पता है हमारे पास बेंजीन N2 प्लस Cl-। तो इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है हमारे पास कि अगर एनिलीन की रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन, एरोमेटिक एमाइंस की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं NaNO2 HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ही होना चाहिए। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हुआ तो N2 यहां से निकल जाएगा, तो N2 प्लस ये डाइजेनियम सॉल्ट बन गया NaCl प्लस H2O। यहीं पर अगर ये एलिफेटिक एमाइन रहता है तो उस वाले केस में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है और डायरेक्टली N2 प्लस N2 निकल जाता है और वहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कलरलेस, सॉल्युबल इन वाटर, डिकम्पोजिशन इन ड्राई स्टेट, और यहां पर हमारे पास रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अब आती है हमारे पास इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो टेस्ट फॉर एमाइंस में हमारे पास इसके अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर C2H5N C6H5N2 प्लस X माइनस की जब मैं केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं तो CuXHX के साथ X यहां पर ClBr हो सकता है, तो उस रिएक्शन को अपन सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +1। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो उस वाली रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमान रिएक्शन। क्लियर है? ये सारी रिएक्शंस अपन पढ़े हुए। Ki के साथ रिएक्शन कराओगे आयोडीन आ जाएगा। HbF4 के साथ हीटिंग करवानी पड़ती है क्योंकि यहां पर जो C6H5N2 प्लस BF4 माइनस एक स्टेबल कंपाउंड होता है, बाकी सभी के साथ स्टेबल नहीं बनाता बट इसके साथ स्टेबल बनाता है, जिसकी वजह से अगर मेरे को यहां पर फ्लोरीन लगाना है तो उसकी हीटिंग करवानी पड़ती है। ये हमारे पास ये भी नेम रिएक्शन है, बोल्ट्जमान रिएक्शन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो H3PO2 H2O के साथ करवाओगे, या फिर यहां पर अपन एक रिएक्शन और भी हमारे पास, इसकी जगह आप C2H5OH भी यूज कर सकते हो। अगर C2H5OH यूज कर रहे हो तो इस वाले केस में भी हमारे पास C6H6 बनता है, और यहां पर H3PO2 का साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और अगर एल्कोहल लिया है इथाइल एल्कोहल तो इसका बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास अगर H2 के साथ हीट कराओगे तो सिंपल फिनॉल बन जाता है। अब ये हमारे पास दो रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? कपलिंग रिएक्शन है। अब कपलिंग रिएक्शंस की अगर बात करोगे हमारे पास तो ये डिपेंड करता है। तो आप अगर मान लीजिए फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवा रहे हो तो मीडियम चाहिए अपन को, स्लाइटली बेसिक, और अगर एमाइंस के मतलब एनिलीन के साथ करा रहे हो तो मीडियम चाहिए, स्लाइटली बेसिक। क्लियर है? यहां पर जो बेसिक ये कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो कपलिंग रिएक्शन हमारे पास बेंजीन वगैरह नहीं दे पाएंगे, इवन टोलुइन भी नहीं दे पाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहता है, या फिर मैं बोलूं कि उन ग्रुप्स की बेंजीन तो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये हमारे पास जो एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन का, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। तो इसके लिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल रहता है, और यहां से ये दोनों जो आएंगे वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। तो यहां पर फिनोक्साइड आयन रहता है न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हमारे पास एनिलीन का नाइट्रोजन का +M रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। अब अगर इससे कम कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हुआ, जैसे टोलुइन लगा लीजिए आप, या नॉर्मल बेंजीन लगा लीजिए, क्लोरोबेंजीन लगा लीजिए, तो ये सब कपलिंग रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि इनका इतना +M नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास दोनों ही कलर्ड रहते हैं, कलर रहते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो फिनॉल में हमारे पास जो कलर रहता है वो पिंक रहता है, पिंक कलर, और यहां पर जो रहता है हमारे पास एनिलीन में ये येलो कलर रहता है। मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो हमारे पास ऑर्थो ना रह के पैरा ही, मतलब पैरा ही रहता है। बट अगर पैरा मान लीजिए हमारे पास फिक्स हो, पैरा पर कोई CH3 वगैरह ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो नहीं हटेगा, तो उस वाले केस में ऑर्थो पर भी हमारे पास लग जाता है। क्लियर है? इसमें हमारे पास एक रिएक्शन आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यहां पर। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, फिनॉल या एनिलीन का रिएक्शन अगर कराए अपन Na2Cr2O7 या H2SO4 के साथ, या फिर K2H2O7, तो हमारे पास पैराबेंजोक्विनोन यहां पर मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबेंजोक्विनोन मिलेगा। अब अपन बात करेंगे इनके टेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हमारे पास टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कौन कौन से यहां पर टेस्ट होते हैं, कौन कौन से हमारे पास यहां पर टेस्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इसमें एक बहुत ही फेमस टेस्ट है हमारे पास, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट भी पूछ लिया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन के साथ SOCl2। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं 1 डिग्री एमाइन के साथ करवाऊंगा, क्लियर है, 1 डिग्री एमीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो हमारे पास यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्यूबल रहता है क्योंकि यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट यहीं पर अगर मान लीजिए मैं 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाता हूं
तो 2 डिग्री एमाइन के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, बट ये अब जो पीपीटी बनेगी वो इनसॉल्युबल है एल्कलाई मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि दोनों आर ग्रुप है। और अगर 3 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इसके पास अब हाइड्रोजन नहीं है। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर मैं आपको समराइज अगर करूं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास टेस्ट जो रहते हैं वो कार्बिल एमाइन टेस्ट है, आइसोसाइनेट टेस्ट, वो सिर्फ 1 डिग्री एमाइन देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन नहीं देंगे। हिंसबर्ग टेस्ट है वो हमारे पास कौन देता है, सिर्फ 1 डिग्री 2 देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है। एक हॉफमैन मस्टर्ड टेस्ट भी, ऑयल टेस्ट भी होता है HgCl2 के साथ, HgS के साथ करवाते हैं पर आगे चल के रिएक्शन। तो जो 1 डिग्री एमाइन है वो ब्लैक पीपीटी देता है, 2 डिग्री एमाइन ब्लैक पीपीटी नहीं देगा, और 3 डिग्री एमाइन तो रिएक्शन ही नहीं करता है। नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री एमाइन में एल्कोहल मेजर होता है, 2 डिग्री एमाइन में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, और 3 डिग्री एमाइन में जैसे मैंने बोला एसिड बेस रिएक्शन होती है सिंपल। HNO2 के पास H+ है, वो इसके पास जाएगा और NO2- बनेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो हमारे पास मिस हो गया है, तो यहां पर लिखेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं यहां पर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है हमारे पास, अगर मॉलिक्यूलर वेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, बॉइलिंग पॉइंट के यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 डिग्री एमाइन जो है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, किससे, 2 डिग्री एमाइन से, और 2 डिग्री एमाइन जो है वो हमारे पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है 3 डिग्री एमाइन से। उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन में नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, हाइड्रोजन। 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन में क्या रहता है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे एमाइन मॉलिक्यूल के साथ। बट 3 डिग्री एमाइन में नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, इसलिए वो हमारे पास क्या रहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। साथ ही साथ अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, तो सॉल्युबिलिटी में भी हमारे पास अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है तो अपन बोलेंगे कि 1 डिग्री एमाइन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H2O में बात कर रहा हूं मैं, तो वाटर के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, देन 2 डिग्री एमाइन, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 3 डिग्री एमाइन, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का भी आप माइंड में रखेंगे। क्लियर है, सिंपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अपन, तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है सेम मॉलिक्यूल के साथ, बट आप जब सॉल्युबिलिटी की बात करो तो जो सॉल्वेंट के साथ उसका किस तरीके से अट्रैक्शन है उस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, इसी के साथ हमारा एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको PYQ करिएगा, प्रैक्टिस ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप। क्लियर है, तो जब कभी भी आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है कम से कम टाइम में, तो आप बहुत इजीली ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हो माइंड मैप से। क्लियर है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।